फंक्शन टेस्ट। लास्ट क्लास में आप लोगों का क्या टॉपिक हुआ था? KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, और या फिर RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं अपन उसको। तो आपने RFT, उसके फंक्शंस कि किडनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, देन उसके बाद उसमें क्या आपने RFT में कि किडनी में कोई भी डिसफंक्शन होता है तो कौन कौन से टेस्ट अपन करते हैं, ये सब डिस्कस किया ना। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में? सबसे सेंसिटिव मार्कर कौन सा होता है किडनी फंक्शन टेस्ट का? आप लोगों को पता है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें से, या तो LFT पे, RFT, या फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया, पैनक्रिएटिव फंक्शन टेस्ट हो गया। तो ये सारे फंक्शन टेस्ट का एटलीस्ट आपको फंक्शन पता होने चाहिए, कौन कौन से अपन टेस्ट करवाते हैं, इसमें एक आउटलाइन पता होनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस पे से। तो किडनी का सबसे सेंसिटिव मार्कर कौन सा होता है? क्रेटिनिन। सबसे सेंसिटिव मार्कर होता है ना क्रेटिनिन, ठीक है। और बाकी उसमें आपने सब उसके फंक्शंस वगैरह देख लिए, एबनॉर्मलिटीज वगैरह देख ली। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। लिवर बॉडी अपनी जो होती है वो किससे बनती है, किस किस चीज से फॉर्मेशन होता है बॉडी में? सेल्स, सेल से क्या बनता है? टिश्यूज, और टिश्यू से ऑर्गन, ठीक है। और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबका एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हर एक ऑर्गन का एक डिफरेंट फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ बात करते हैं अपन, जैसे कि आप लोगों ने किडनी फंक्शन टेस्ट तो पढ़ लिया, ठीक है। तो किडनी की कोई भी एबनॉर्मलिटीज पता करने के लिए अपन किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। ऐसे ही लिवर की बात करते हैं, तो लिवर के पहले तो बात करते हैं अपन कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं लिवर के। आप लोग इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, लिवर के अगर फंक्शंस की बात करें, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं लिवर के? हाँ, बाइल फॉर्मेशन, ओके। और क्या फंक्शन होता है लिवर का? डिटॉक्सिफिकेशन, वेरी गुड। और क्योंकि आप जब उसके फंक्शंस बता पाओगे ना, तो लिवर फंक्शन टेस्ट की लिवर अपना किस तरह से फंक्शनिंग करता है और कोई भी उसका डिसफंक्शन होता है तो अपन कौन से टेस्ट करवाने हैं वो सब बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा आपको। तो आप पहले सबसे पहले बताओ कि लिवर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं अपनी बॉडी में। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा लिवर का? भाई आप लोगों की मेटाबॉलिज्म की क्लास हो गई है, मेटाबॉलिक फंक्शन। ओवरऑल जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं बॉडी में कहाँ होते हैं? लिवर के अंदर। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा उसका मेटाबॉलिक फंक्शन। और अगर लिवर में कोई भी डिसफंक्शन होता है तो उससे सबसे पहले क्या होगा? मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट बात हो गई मेटाबॉलिक फंक्शन की। देन सेकंड बात करते हैं सिंथेटिक फंक्शन। क्या क्या सिंथेसाइज करता है लिवर? प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इन सबका सिंथेसिस करता है ना। पीटी, प्रोथ्रोम्बिन, इन सबका सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं? ये सब लिवर के अंदर, लिवर से, ठीक है। तो लिवर में अगर कोई भी डिसफंक्शन होगा तो अपना कौन सा किस चीज पे इफेक्ट आएगा? अपना हो सकता है कि ग्लोबुलिन पे इफेक्ट आ सकता है, अपनी प्लाज्मा प्रोटीन्स पे इफेक्ट आ सकता है। तो ये फंक्शनिंग से आप उसका डिसफंक्शन भी बता सकते हो ना। और क्या फंक्शन होता है लिवर का? के रखता है ग्लाइकोजन। तो ये हो गया इसका स्टोरेज फंक्शन। डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, अमोनिया, ठीक है। तो अगर कोई भी लिवर एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसके अंदर क्या होगा? आपका अमोनिया जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा उसका फॉर्मेशन होगा और एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका लेवल ब्लड के अंदर क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। कुछ एक एंजाइम्स होते हैं लिवर के, जैसे कि अपन बात करते हैं AST, ALT, SGOT, SGPT जिनको बोलते हैं अपन, एल्केलाइन फॉस्फेट, ये सब क्या होते हैं? अपने लिवर एंजाइम्स होते हैं। तो ये अगर लिवर के अंदर कोई उसका डिसफंक्शन है तो ये सारे एंजाइम्स का जो लेवल है वो क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। बिलरूबिन, बिलरूबिन जो होगा वो क्या है? वो भी लिवर की एबनॉर्मलिटीज को शो करता है, ठीक है। तो ये सारे जो इसके फंक्शंस होते हैं उसी के बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई भी लिवर एबनॉर्मलिटी है।
सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया, वो स्टमक पेन की कंप्लेंट के साथ में आया है कि इसको स्टमक पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या बोल देते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं उसको, एलएफटी करवा लो आपका। सबसे पहले बेसिक जो अपना रूटीन पैरामीटर होता है वो होता है आपका एलएफटी, ठीक है। डॉक्टर सबसे पहले सजेस्ट करता है उसको या तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लो या एलएफटी करवा लो, जिससे उसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इसका लिवर प्रॉपर मतलब फंक्शनिंग में है या नहीं है, ठीक है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर अपने कौन कौन से टेस्ट आते हैं मेनली, रूटीन की अगर बात करते हैं तो अपने एंजाइम एएसटी, एएलटी, अल्कलाइन फॉस्फेट, टोटल बिलिरुबिन, ठीक है, और आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये सारे जो कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आते हैं ये सब आपके एलएफटी में आते हैं। एंड उसके अलावा एलएफटी विद टोटल प्रोटीन जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह होती है ना, ये सब अपन नॉर्मल रूटीन बेसिस पे करवाते हैं ये सारे ना। तो यहाँ पे अगर अपन एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको सबसे पहले लिवर की फंक्शनिंग के बारे में बताना है, एक आउटलाइन अगर बात करें कि आपको क्या क्या मतलब इसके अंदर पढ़ना है, एक तो लिवर के फंक्शंस की कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे आगे फर्दर आप कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हो। जैसे कि एंजाइमेटिक फंक्शंस की बात करें तो एएसटी, एएलटी हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेट हो गया, जीजीटी हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके लिवर के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इन एंजाइम्स का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज वो शो करता है कि आपका लिवर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। देन इसके अलावा बात करते हैं अपन आपके डिटॉक्सिफिकेशन की, अमोनिया बहुत ही एक सेंसिटिव मार्कर होता है इसके लिए ना। कोई भी लिवर का जो पेशेंट होगा उसका आप देखना हॉस्पिटल में मतलब जब भी वो इस कंप्लेन के साथ एडमिट होगा और उसका अगर लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर की कंडीशन है तो उसका डेली बेसिस पे अमोनिया मेजर करते हैं कि अमोनिया उसकी क्या वैल्यू आ रही है उसकी ना। So liver is the largest and most complex internal organ of the body and the weight of liver is about 1.5 kg. It is located below the diaphragm in the right upper quadrant of the abdominal cavity. ये सब इसका बता रखा है। लिवर इज कॉल्ड किचन ऑफ आवर बॉडी। क्यों बोलते हैं इसको किचन ऑफ आवर बॉडी? क्योंकि मोस्टली अपना मेटाबॉलिज्म किसके अंदर होता है? लिवर के अंदर होता है, सारा मेटाबॉलिज्म होगा। स्टोर कौन करके रखता है? लिवर स्टोर करके रखता है। So that's why kitchen of our body. All blood flow from the intestine and pancreas reach liver by a portal venous system. अब मेन बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ लिवर की। ये इंपॉर्टेंट है इसका, आपको सारे फंक्शंस इसके क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं लिवर के। लिवर इज द मल्टी फंक्शनल ऑर्गन एंड दैट्स इन्वॉल्व इन द डाइवर्स बॉडी फंक्शन। फर्स्ट इज द मेटाबॉलिक फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक फंक्शन। आपने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, लिपिड एंड प्रोटीन सब मेटाबॉलिज्म पढ़ लिए ना। सब मोस्टली मेटाबॉलिज्म अपना बॉडी का कहाँ होता है? लिवर के अंदर ही होता है, ठीक है। तो लिवर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन मेटाबॉलिज्म। देन सेकेंड बात करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शंस की। तो क्या है इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन? बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल आर द एक्सक्रीटेड इन द बाइल into intestine. Then third बात करते हैं protective function and detoxification. So Kupffer cells of liver perform the phagocytosis through the elimination foreign compound. For example, ammonia is detoxified to the urea and metabolism of the xenobiotics. So ammonia जो है वो इसका detoxification का वो है। Clearance of the hormones such as insulin, parathyroid hormone, estrogen and the cortisol. Blood sugar regulation. हो गई ना क्लास आपकी? ब्लड शुगर रेगुलेशन बच्चे आप बताओ मेरे को। हाँ आप, अरे आप सब हाँ आगे पीछे वाले सब खड़े हो रहे हैं, आपको बोल रही हूँ। हाँ ब्लड शुगर रेगुलेशन क्लास हो गई है ना? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ लिया होगा आपने। ब्लड शुगर रेगुलेशन कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? ब्लड ग्लूकोज को जो रेगुलेट करवाते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और कैसे रेगुलेट करवाते हैं आप बताओ, जो पीछे बैठे हुए। हाँ हाँ आप, आपके जो स्पेक्टर उनके जस्ट पीछे जो बैठे हुए हैं। हाँ, अरे हाँ आप पीछे मत बोलो, आपसे बोलिए। हाँ
ब्लड शुगर रेगुलेशन कैसे आप क्यों खड़े हुए? इसको आंसर करने का ज्यादा शौक है। ब्लड शुगर रेगुलेशन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, बट कैसे रेगुलेट करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन? हाँ क्या? ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है एंड क्या टाइम हो रहा है बच्चे? इतना लेट? हाँ बताओ। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करवाता है। हेमेटोलॉजिकल एंड सिंथेटिक फंक्शन, लिवर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन एंड द प्रोथ्रोम्बिन, पीटी जिसको अपन बोलते हैं, हार्मोन्स, एंजियोटेंसिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड द ट्राईआयोडोथायोन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स, बिलिरुबिन का। स्टोरेज फंक्शन की अगर बात करें, क्या क्या स्टोर करता है ये? ग्लाइकोजन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड प्रोडक्शन ऑफ द बाइल सॉल्ट हेल्प इन द डाइजेशन। इंडिकेशन ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट, अपन लिवर फंक्शन टेस्ट कब कब करवा सकते हैं? जॉइंटिस की कंडीशन में, सस्पेक्टेड लिवर मेटास्टैटिक, ठीक है, कोई भी लिवर कार्सिनोमा वगैरह होता है उस कंडीशन में, लिवर मेटास्टैटिक कंडीशन में, अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो होती है उसमें, एनी अनडायग्नोस्ड क्रॉनिकल इलनेस, एनुअल चेकअप फॉर द डायबिटिक पेशेंट एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर, थेरेपी विद द असिस्टेंस ऑफ द चेक्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये सारी कंडीशंस में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, फंक्शंस की बात हो गई कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं लिवर के आपके ना। देन क्लासिफिकेशन ऑफ LFT, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो अगर आपको फंक्शंस याद हो गए ना तो उसके बेसिस पे आप LFT बता भी सकते हो कि कौन कौन से टेस्ट कौन कौन से फंक्शंस के बेसिस पे होते हैं इसके ना। ग्रुप 1 टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ द हेपेटिक एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो हेपेटिक एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करें अपन, इसकी सीरम बिलिरुबिन, टोटल कॉन्जुगेटेड एंड द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बात हो रही है। देन यूरिन, यूरिन के अंदर अपन बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स एंड द यूरोबिलिनोजन, इन सब की प्रेजेंस को शो करती है यूरिन के अंदर की कोई भी लिवर डिस्फंक्शन है या नहीं है। या फिर सीरम के अंदर अगर आपका बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वो कंडीशन भी क्या शो करती है कि लिवर कोई भी डिस्फंक्शनिंग लिवर की है, ठीक है। देन ग्रुप 2 की बात करते हैं, लिवर एंजाइम पैनल, लिवर के एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, ALT जिसको अपन बोलते हैं, ALT या फिर SGPT, ठीक है, मार्कर ऑफ द लिवर इंजरी। देन नेक्स्ट बात करते हैं, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, AST, मार्कर ऑफ द लिवर इंजरी। कोई भी लिवर का डिस्फंक्शन होगा तो ये एंजाइम्स का लेवल क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा। AST को अपन SGOT बोलते हैं एंड ALT जो होता है वो अपना SGPT होता है। एल्केलाइन फॉस्फेट, ALKP, मार्कर ऑफ द कोलिस्टेटिस एंड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, GGT, मार्कर ऑफ द कोलिस्टेटिस, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ALKP एंड GGT, ये अपना कोलिस्टेटिस की कंडीशन में भी इंक्रीज होने लग जाते हैं। बट AST एंड ALT जो होता है वो क्या होता है? आपके लिवर एंजाइम्स होते हैं जो कि कोई भी लिवर डिस्फंक्शन की कंडीशन, कोई भी लिवर डैमेज की कंडीशन में क्या होता है, इनका ब्लड के अंदर लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। देन ग्रुप 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स, कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती है? प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा फंक्शन होता है लिवर का? सिंथेटिक फंक्शन, ठीक है। सो मार्कर ऑफ द क्रॉनिक लिवर डिजीज, कोई भी क्रॉनिक लिवर इंजरी, मतलब बहुत क्रॉनिक एंड एक्यूट दो कंडीशंस होती हैं। पता है आप लोगों को डिफरेंस क्या है एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस में? भाई अगर बात करें इस पेशेंट को क्रॉनिक लिवर इंजरी है या फिर बात करते हैं इस पेशेंट को एक्यूट लिवर इंजरी है, तो मतलब क्या डिफरेंस हो जाएगा क्रॉनिक एंड एक्यूट कंडीशन के अंदर? डिफरेंस पता है? एक्यूट, ऐसे ही आपने किडनी फंक्शन टेस्ट भी जब पढ़े होंगे ना तो उसमें आपने शायद एक कंडीशन सुनी होगी, एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे एक्यूट एंड क्रॉनिक? एक्यूट, एक्यूट माने सडन डैमेज जो होता है, जैसे कि अगर किडनी के अंदर कोई भी सडन डैमेज हुआ है किसी भी
ड्रग्स की वजह से, ठीक है, या फिर लिवर की बात करते हैं किसी भी ड्रग्स वगैरह की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से अगर लिवर में कोई भी मतलब डैमेज हुआ है उसको बोलेंगे एक्यूट। और क्रॉनिक इलनेस क्या होती है, मतलब क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म में चली आ रही है, कि लिवर धीरे धीरे आपका डैमेज होना स्टार्ट होता है किसी भी मतलब कॉज की वजह से, जैसे कि डायबिटीज की कंडीशन है, किडनी में क्या होता है धीरे धीरे डैमेज स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है मोस्टली डायबिटिक पेशेंट सीकेडी के होते हैं आपके, ठीक है। और एकेआई एक्यूट कंडीशन क्या हो जाती है, एकेआई एक्यूट कंडीशन क्या होती है, ये कौन सा टाइम है पर क्लास में आने का, आज परमिशन दे दूं आगे से। तो क्रोनिक एंड एक्यूट दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंस है, सडन कोई भी डैमेज होता है, ठीक है, कोई भी इंजरी होती है तो वो क्या होती है आपकी एक्यूट, ठीक है। और अगर क्रोनिक मींस लॉन्ग टर्म में जो भी कोई डिजीज है आपकी तो वो आपकी क्या हो जाती है, एक्यूट कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं सिंथेटिक फंक्शंस के अंदर, अगर टोटल प्रोटीन जो होता है या सीरम एल्बुमिन ग्लोबुलिन एजी रेशियो जो होता है, टेस्ट भी परफॉर्म किए हैं ना अभी आप लोगों ने, अभी टेस्ट भी तो परफॉर्म कर रहे थे ना आप लोग प्रैक्टिकल्स में, टोटल प्रोटीन्स वगैरह परफॉर्म किए ना आप लोगों ने। एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी, ब्लड अमोनिया, ये सब क्या होता है आपका क्रॉनिक लिवर डिजीज के अंदर, इन सबका लेवल जो होगा, जैसे कि एल्ब्यूमिन जो होगा उसका लेवल डिक्रीज होने लग जाता है किसी भी लिवर इंजरी में, और आपका जो टोटल प्रोटीन्स होता है उनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। ब्लड अमोनिया का लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। और यहाँ पे एक डिफरेंस और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, टेस्ट की अगर बात करें, आपका एएसटी, एएलकेपी, सीरम के जितने भी टेस्ट होते हैं, आप सैंपल कलेक्ट करते हो प्लेन वाइल के अंदर उनका, ठीक है, प्लेन वाइल होती है आपकी येलो कैप वाली वाइल, उसके अंदर फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम सेपरेट करवा के सीरम से वो टेस्ट परफॉर्म होते हैं। लेकिन ब्लड अमोनिया की बात हो रही है, तो ब्लड अमोनिया जो टेस्ट होता है आपका होल ब्लड के साथ परफॉर्म होगा, और उसके लिए वाइल होती है आपकी ईडीटीए वाइल। ये जो क्वेश्चन है ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वाइवा में पूछ सकते हैं कि ब्लड अमोनिया की अगर बात करें तो ब्लड अमोनिया आप कौन सी वाइल के अंदर सैंपल कलेक्ट करते हो, कौन सी, ईडीटीए वाइल, जो आप सीबीसी के लिए जिसमें सैंपल कलेक्ट करते हो, HbA1c के लिए भी ईडीटीए वाइल होती है जिसका पर्पल कलर का कैप होता है। ऐसे ब्लड अमोनिया जो है वो भी आपका क्या होता है, होल ब्लड से परफॉर्म करते हैं अपन, और कौन से उसमें आता है, ईडीटीए वाइल के अंदर। और बाकी आपके ये सारे जो पैरामीटर्स है ना, प्लाज्मा प्रोटीन की बात हो गई, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, और ये सब कौन सी वाइल में परफॉर्म मतलब अपन लेंगे सैंपल इनका, प्लेन वाइल के अंदर। प्लेन वाइल जो होती है येलो कैप वाली वाइल होती है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। देन स्पेशल टेस्ट की अगर बात करें कि कोई भी मेटाबॉलिक लिवर डिजीज है तो उसके लिए अपन कौन कौन से टेस्ट करते हैं, जैसे कि बात होगी सेरुलोप्लाज्मिन की, सेरुलोप्लाज्मिन, कॉपर का लेवल इंक्रीज होने लग जाता है विल्सन डिजीज के अंदर, ठीक है। देन फेरिटिन एंड द आयरन, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी अपने विटामिन एंड मिनरल्स हैं सबका मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, लिवर के अंदर होगा, ठीक है। देन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, AAT जिसको बोलते हैं, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, एंड नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन। AFP अभी भी इंपॉर्टेंट है, आगे जब आप ट्यूमर मार्कर पढ़ोगे उसमें भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी लिवर कार्सिनोमा का जो केस होता है ना, कैंसर जिसकी बात करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, लिवर कार्सिनोमा के अंदर आपका AFP का लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो AFP जो है ना वो लिवर कार्सिनोमा को डायग्नोस करने के लिए पैरामीटर है, अल्फा फीटोप्रोटीन जिसको बोलते हैं। मोस्टली ये लिवर कार्सिनोमा के अंदर ही इंक्रीज होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मार्कर ऑफ द हेपेटिक फाइब्रोसिस, अगर कोई भी हेपेटिक फाइब्रोसिस, आप लास्ट क्लास में, आपको क्लास के बीच में से क्यों जाना होता है, प्रैक्टिकल में भी आप उस दिन ऐसे बीच में, अभी लास्ट प्रैक्टिकल मेरा ही हुआ था, उस प्रैक्टिकल में भी परमिशन लेके बीच में गए थे आप। मेरा फोन आ रहा है, मेरा ये बच्चे समझ आता है, जाओ बनाने की जरूरत नहीं है। सीरम हाइलुरोनिक एसिड, प्रोकोलाजन टाइप 1 कार्बोक्सी टर्मिनल पेप्टाइड, ठीक है, प्रोकोलाजन टाइप 3 अमीनो टर्मिनल पेप्टाइड, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन, टिश्यू इनहिबिटर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1, ये सारे जो मार्कर होते हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या होता है, हेपेटिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में अपन इनको टेस्ट करवाते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एस्पेक्ट, इससे पहले जो आपने इसका पढ़ लिया कि इसके ग्रुप 1 ग्रुप 2 जितने भी इसके फंक्शंस के बेसिस पे देख लिया। अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल एस्पेक्ट के बेसिस पे अपन इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ग्रुप 1 मार्कर्स ऑफ द लिवर डिसफंक्शन, सीरम बिलिरुबिन टोटल कॉन्जुगेटेड, आप लोगों को पता है कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में डिफरेंस, हीम की क्लास हो गई आप लोगों की, हीम मेटाबॉलिज्म हो गया ना,
तो पता होगा डिफरेंस कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. यूरिन, bile pigment, bile salts and the urobilinogen. Next, total protein, serum albumin and the Ag ratio, prothrombin time, blood ammonia when indicated. तो ये सारे जो है वो लिवर फंक्शंस के ग्रुप 1 के मार्कर हैं कि सबसे पहले अपन ये सारे टेस्ट करवाते हैं. देन नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप 2, मार्कर्स ऑफ द हेपेटोसेल्युलर इंजरी. हेपेटोसेल्युलर इंजरी के अंदर अपने ग्रुप 2 में आते हैं अपना ALT एंड द AST. ठीक है. मार्कर्स ऑफ द कोलेस्टेटिस में अपना एल्केलाइन फॉस्फेट और GGT की बात हो रही है यहाँ पे. अब मेरे को एक बताओ, GGT एंड GTT, दो टर्म सुनिए ये वाली अपने, क्या डिफरेंस है GGT एंड GTT? GTT is glucose tolerance test and GGT gamma glutamyl transferase. तो क्या GTT किसमें करवाते हैं अपन, क्या होता है GTT? हाँ, ब्लड शुगर, शुगर का लेवल, डायबिटीज की कंडीशन को देखने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करवाते हैं? GTT. एंड GGT जो होता है वो क्या होता है आपका? लिवर का एंजाइम होता है. ठीक है. लिवर इंजरी के केसेस में अपन GGT परफॉर्म करवाते हैं. बात करते हैं फर्स्ट बिलिरुबिन की. बिलिरुबिन, आप लोगों की हिम की अगर क्लास हो गई है तो आंसर आप करोगे फिर इसका. हो गई क्लास? हीम मेटाबॉलिज्म क्लास हो गई है ना आपकी, तो बिलिरुबिन के बारे में तो पता ही होगा. क्या होता है बिलिरुबिन? कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, और क्या पता है कैसे फॉर्मेशन होता है बिलिरुबिन का? आरबीसीज के ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, बट कैसे? बात करते हैं आपका हीम. आरबीसीज की लाइफ साइकिल कितनी होती है? 120 डेज की. उसके बाद क्या होता है? उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो हीम प्लस ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो होगा वो आपका अमाइनो एसिड पूल के अंदर चला जाएगा एंड आगे फर्दर आपका हीम जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बिलीवर्डिन के अंदर. ठीक है. और वो जो बिलीवर्डिन है वो क्या करेगा? आगे लिवर के अंदर जाएगा और बिलीवर्डिन जब बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा और वो बिलिरुबिन क्या होगा? लिवर के अंदर जाएगा आपका. ठीक है. तो यहाँ पे 3 कंडीशंस की बात करते हैं अपन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है आपका? बिलिरुबिन का अगर किसी के साथ में, किसी भी प्रोडक्ट के साथ में कॉन्जुगेशन होता है तो उसको बोलते हैं अपन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. और अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है? किसी के साथ में कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता उसका. तो जब आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है और आपका किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? उससे हीम से बिलीवर्डिन बन रहा है और बिलीवर्डिन से किसका फॉर्मेशन होता है? बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो बिलिरुबिन जो है वो लिवर में जाने के लिए क्या होता है आपका? डाइग्लूकुरोनाइड एसिड के साथ में कॉन्जुगेशन करता है और आगे फर्दर लिवर में जाता है. ठीक है. तो लिवर के पास में क्या होता है आपका? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी होता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी होता है. और लिवर में जाने से पहले प्री हेपेटिक कंडीशंस की अगर बात करें तो वो कंडीशन में आपके पास कौन सा बिलिरुबिन होगा? अनकॉन्जुगेटेड. ठीक है. और कॉन्जुगेशन के लिए उसको एल्बुमिन की भी जरूरत होती है. वो एल्बुमिन के साथ बाइंड होगा, लिवर के पास आएगा और लिवर में उसको कौन सा एसिड मिलेगा? ग्लूकुरोनिक एसिड मिलेगा, जिसके साथ में वो कॉन्जुगेशन करेगा एंड देन कॉन्जुगेशन करने के बाद आगे फर्दर वो क्या होगा आपका? यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में तो किडनी के पास चला जाएगा और स्टर्कोबिलिनोजन फीसेस में. ठीक है. तो बिलिरुबिन की 2 कंडीशन होती है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. ठीक है. तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होगा, प्री हेपेटिक कंडीशन, लिवर में आने से जस्ट पहले की जो कंडीशन होती है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है. लिवर में आने के जस्ट बाद में लिवर के पास क्या होता है? कॉन्जुगेशन और अनकॉन्जुगेटेड दोनों उसमें होता है वो ना. और लिवर में जो कॉन्जुगेशन करवाता है वो कौन कॉन्जुगेशन करवाता है? इसका डाइग्लूकुरोनाइड एसिड. ठीक है. डाइग्लूकुरोनाइड एसिड के साथ में ये कॉन्जुगेशन करता है. यहाँ पे भी इसका यही बता रखा है कि आपका आरबीसी से हीम से बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होता है और बिलीवर्डिन से आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से फिर क्या होता है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है. तो बाय प्रोडक्ट ऑफ द आरबीसी ब्रेकडाउन, it is conjugated by the liver from the bilirubin diglucuronide and excreted through the bile. It is a yellowish pigment observed in the jaundice. तो बिलिरुबिन जो होता है वो आपका क्या होता है? येलोइश प्रोडक्ट होता है. और आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जॉइंडिस के केसेस में क्या होता है आपका? आइज का कलर भी येलो होने लग जाता है. ठीक है. नेल्स का कलर भी येलो, क्योंकि येलो कलर का पिगमेंट है. इसका
जो ब्लड के अंदर है वो लेवल क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। नहीं, हाई बिलिरुबिन लेवल आर ऑब्जर्व इन द गॉलस्टोन एक्यूट एंड द क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो आपका गॉलस्टोन की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी आपका गॉलस्टोन के मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर कोई भी स्टोन होता है, उस कंडीशन के अंदर भी आपका बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो सकता है। एंड एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस की कंडीशन के अंदर भी बिलिरुबिन जो होगा वो इंक्रीज हो सकता है। फेट ऑफ बिलिरुबिन की बात करते हैं, बताने की इसमें जरूरत है सच है नहीं। बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है ब्लड के अंदर, लिवर के पास जाएगा, ठीक है, लिवर के पास जाकर के वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है। देन यूरोबिलिनोजन जो होगा वो आपका किडनी में आकर के यूरोबिलिन और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। देन स्टर्कोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिन जो है वो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। तो ये हो गया फेट ऑफ बिलिरुबिन। प्लाज्मा बिलिरुबिन, नॉर्मल बिलिरुबिन की अगर बात करें, सोनम गुर्जर कौन है, प्रिंसिपल ऑफिस में बुला रहे हैं आपको। नॉर्मल प्लाज्मा बिलिरुबिन की बात करते हैं, क्या इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.2 टू 0.8 mg/dl, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज क्या होगी 0.2 टू 0.6 एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 0 टू 0.2 mg/dl। If plasma bilirubin level exceeds 1 mg/dl, the condition called as the hyperbilirubinemia. Levels between 1 to 2 mg/dl are indicative of the latent jaundice. वॉन्डरबार्ग टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, इसके लिए पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टेस्ट होता है ये, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल। नॉर्मल सीरम गिव्स अ नेगेटिव वॉन्डरबार्ग रिएक्शन। तो अगर नॉर्मल सीरम है वो तो क्या करेगा, इस टेस्ट को नेगेटिव देगा। बट अगर सीरम के अंदर किसकी बिलिरुबिन की प्रेजेंस है, सीरम में बिलिरुबिन प्रेजेंट है, तो वो वॉन्डरबार्ग रिएक्शन को क्या करेगा, पॉजिटिव शो करेगा। बात करते हैं इसकी। वॉन्डरबर्ग रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सल्फेनिक एसिड एंड द सोडियम नाइट्राइड। डाईएजो सल्फेनिक एसिड रिएक्ट विद द बिलिरुबिन टू फॉर्म अ पर्पल कलर एजोबिलिरुबिन। तो यहाँ पे क्या होता है, बिलिरुबिन के साथ में ये जब डाईएजो सल्फोनिक एसिड रिएक्ट करेगा तो पर्पल कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्शंस की बात करते हैं। बिलिरुबिन सच एज द इनसॉल्युबल इन वाटर, तो बिलिरुबिन जो होगा आपका वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, व्हाइल द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज द सॉल्युबल। तो यहाँ पे आपका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो वाटर के अंदर क्या होगा, इनसॉल्युबल होता है। और आपका जो कॉन्जुगेटेड मतलब डाइग्लूकुरोनाइक एसिड के साथ में रिएक्ट करने के बाद में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा आपका, वाटर के साथ में सॉल्युबल हो जाएगा। तो बिलिरुबिन शोज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड मिक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स द अनकॉन्जुगेटेड एंड द कॉन्जुगेटेड स्टेट। तो बिलिरुबिन जो होगा वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टेस्ट है वो पॉजिटिव देगा, कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो आपका डायरेक्ट पॉजिटिव देगा और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट पॉजिटिव देगा कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। वॉन्डरबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विद द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड गिव्स अ पर्पल कलर नॉर्मली विद इन द 30 सेकेंड्स। तो आपका यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होता है, इजीली सॉल्युबल होता है। तो वो 30 सेकेंड्स के अंदर क्या होगा, पर्पल कलर इमीडिएटली दे रहा है, ठीक है। डायरेक्ट पॉजिटिव वॉन्डरबर्ग रिएक्शन बोलते हैं अपन इसको। यहाँ पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शंस का पता होना चाहिए। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वॉन्डरबर्ग रिएक्शन को क्या देता है, डायरेक्टली पॉजिटिव देता है 30 सेकेंड्स के अंदर। और जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करते हैं, वो क्या होता है 30 मिनट्स के अंदर इस टेस्ट को पॉजिटिव देता है। So this is the indirect positive Wonderberg reaction, unconjugated bilirubin। और conjugated bilirubin क्या होता है आपका, direct। If serum contains both conjugated and unconjugated bilirubin in the high concentration, the purple color is produced immediately, direct positive, which is further intensified by the addition of the alcohol। तो अगर आपका सीरम के अंदर दोनों प्रेजेंट है, डायरेक्ट भी प्रेजेंट है और आपका मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी प्रेजेंट है और अनकॉन्जुगेटेड भी प्रेजेंट है, तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, उस टेस्ट को पॉजिटिव दे देगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज द बाइफेजिक रिएक्शन। और इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, बाइफेजिक रिएक्शन, जो कि दोनों कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड अगर सीरम में प्रेजेंट है तो ये आपकी बाइफेजिक रिएक्शन हो जाती है। तो इनडायरेक्ट पॉजिटिव कौन सा आपका, हिमोलाइटिक जॉइंडिस। डायरेक्ट पॉजिटिव आएगा आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस के अंदर और बाइफेजिक आएगा आपका हेपेटिक जॉइंडिस के अंदर। यहाँ पे ये बात हो रही है कि बाइफेजिक आपका हेपेटिक जॉइंडिस में क्या क्यों बढ़ेगा,
और ये प्री हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक कंडीशंस क्या हो रही है? प्री हेपेटिक जो है आपकी, प्री हेपेटिक के अंदर आपका कौन सा बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा? कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन? अनकॉन्जुगेटेड जो है वो आपका प्री हेपेटिक, मतलब लिवर में जाने से पहले, कॉन्जुगेशन से जस्ट पहले कौन से बिलिरुबिन का लेवल रेज होगा आपका? अनकॉन्जुगेटेड। लिवर में जाने के बाद में आपका कॉन्जुगेटेड भी इंक्रीज हो सकता है और नॉन अनकॉन्जुगेटेड भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेशन कहाँ पे होता है? लिवर के अंदर। तो अपन ये नहीं बोल सकते ना कि किस कंडीशन में वो कॉन्जुगेशन के बाद इंक्रीज हो रहा है या फिर कॉन्जुगेशन से पहले इंक्रीज हो रहा है। तो बाइफेजिक जो रिएक्शन है वो आपका हेपेटिक जॉइंटिस, मतलब कि आपका लिवर के अंदर मतलब जाने के बाद में बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों उस कंडीशन में इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं आपका डायरेक्ट पॉजिटिव कौन दे देता है? कॉन्जुगेटेड, क्योंकि वो वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होता है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होगा वो आपका क्या होगा? पोस्ट हेपेटिक कंडीशन के अंदर। बिलिरुबिन इन यूरिन, तो आप लोगों को पता है कि सीरम के अंदर जब बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा तो वो यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होगा, तो यूरिन के अंदर भी बिलिरुबिन की प्रेजेंस को वो पॉजिटिव शो करेगा। Jaundice is the yellow discoloration of the conjunctive mucous membrane and skin due to the increased level। तो मेरे को लगता है कि जॉइंडिस के मेरे को सिम्टम्स वगैरह बताने की ऑलरेडी आप लोगों की क्लास हो चुकी है इसकी, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंडिस को अपन एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है इसका, प्री हेपेटिक और हीमोलाइटिक जॉइंडिस। प्री हेपेटिक कंडीशन में क्या होता है? breakdown of the hemoglobin, so the liver cell are unable to conjugated all the increased bilirubin form। तो इसमें क्या होगा? अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा बढ़ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आपका क्या होगा? हीमोलाइटिक जॉइंडिस की कंडीशन होती है, प्री हेपेटिक कंडीशन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। बिलिरुबिन का क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल सीरम के अंदर इंक्रीज होने लग जाएगा। किस कंडीशन में हो सकता है ये? क्या कॉज हो सकता है इसके? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्म इन द हीमोलाइसिस, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। रैपिड टर्नओवर ऑफ द आरबीसीज इन नियोनेट्स, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, बच्चों के अंदर क्योंकि उनका लिवर ढंग से डेवलप नहीं हो पाता तो उस कंडीशन के अंदर उनको जॉइंडिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कौन सा बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है उसमें? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, ठीक है। ब्रेन डैमेज ड्यू टू द एंट्री ऑफ द बिलिरुबिन, नो ब्लड ब्रेन बैरियर, डिक्रीज अपडेट ऑफ द बिलिरुबिन बाय द हेपेटोसाइट, गिलबर्ट सिंड्रोम जिसको बोलते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं प्री हेपेटिक के बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस की। इन दिस देयर इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द बाइल इन द एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट, decreased secretion of conjugated bilirubin in the calculi, hepatocellular disease and the hepatitis, or decreased drainage intrahepatic obstruction, hepatocellular, in this their disease is the parenchymal cell of the liver। causes क्या हो सकते हैं इसके? acute hepatitis is usually caused by the viral infection, hepatitis A, C, D and E, by the toxins पैरासीटामोल, कार्बल टेट्राक्लोराइड। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ज्यादा है ना पेन किलर्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो टॉक्सिक होती हैं लिवर एंड किडनी के लिए ना। क्लासेस ऑफ जॉइंडिस, ये शायद बुक में भी दे रखा होगा ये वाली टेबल। प्री हेपेटिक और हीमोलाइटिक क्या क्या कॉज हो सकते हैं उसके? एबनॉर्मल आरबीसीज, एंटीबॉडीज, ड्रग्स एंड टॉक्सिन, थैलेसीमिया वगैरह। हेपेटिक और हेपेटोसेल्युलर की बात करते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस, टॉक्सिक हेपेटाइटिस एंड इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेटिस। पोस्ट हेपेटिक कंडीशन की बात करते हैं, एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिसिस्टेटिक गॉलस्टोन ट्यूमर्स एंड द बाइल डक्ट कार्सिनोमा ऑफ द पैनक्रियास। ये सारी पोस्ट हेपेटिक कंडीशंस के कॉज हो सकते हैं। कंपैरिजन अगर बात करें तीनों टाइप की जॉइंडिस की, तो कंपैरिजन में बात करते हैं अपन, बिलिरुबिन जो होगा आपका हीमोलिटिक जॉइंडिस, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड हेपेटिक जॉइंडिस। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कौन से उसमें इंक्रीज होगा आपका? हीमोलाइटिक जॉइंडिस के अंदर। कॉन्जुगेटेड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस के अंदर एंड हेपेटिक जॉइंडिस में दोनों इंक्रीज होने लग जाएंगे, ठीक है। सीरम एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, एएसटी, एएलटी एंड एएलकेपी जो आता है वो आपका हीमोलिटिक कंडीशन के अंदर नॉर्मल रहेगा और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस के अंदर आपका एल्केलाइन फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एएसटी और एएलटी आपका माइल्डली एलिवेटेड होते हैं उस कंडीशन के अंदर, माइल्डली इंक्रीज होते हैं। और अगर बात करें हेपेटिक जॉइंडिस की, उस कंडीशन में क्या होता है आपका एएलटी और एएसटी जो होगा, ठीक है, एसजीपीटी एंड एसजीओटी होगा, वो तो क्या होगा आपका काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे, बट एएलकेपी जो होगा वो आपका स्लाइटली इंक्रीज होगा।
बिलिरुबिन इन यूरिन, तो हेमोराइटिक जॉन्डिस में नॉट एक्सक्रीटेड, उन दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीटेड होता है यूरिन में, उसमें नॉर्मल और डिक्रीज हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, और हेपेटिक में भी नॉर्मल या डिक्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक फंक्शन के बेसिस पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। एल्ब्यूमिन, ऑल प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबिन्स आर द सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। नॉर्मल एल्ब्यूमिन सीरम लेवल इतना होता है 3.5 to 5 ग्राम पर डीएल। सिंथेसिस डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द लिवर सेल मास। लॉन्गर लाइफ होती है इसकी 20 डेज की, और इसका जितना भी ऑल क्रॉनिक लिवर डिजीज की कंडीशंस में एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ये पता होना चाहिए। एल्ब्यूमिन का लेवल जो है आपका क्रॉनिक लिवर डिजीज होती है उसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज। ग्लोबुलिन की बात करते हैं, नॉर्मल सीरम लेवल होता है इसका 2.5 to 3.5 ग्राम पर डीएल। अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द liver and the constituent immunoglobulins. High serum gamma globulins are observed in the chronic hepatitis and the cirrhosis. PT, prothrombin, coagulation factor की बात हो रही है यहाँ पे। synthesis by the liver, a marker of the liver function. half life होती है इसकी 6 hours की, indicate the present function of the liver. normal PT prothrombin time कितना होता है, 11 to 12 seconds का, ठीक है। PT is prolonged only when liver lose more than the 80% and its reverse capacity. तो PT जो होता है वो इसका ऐसा कोई सेंसिटिव मार्कर नहीं होता है। लिवर जब आपका 80% डैमेज हो चुका होता है ना, उस कंडीशन में ये थोड़ा पॉजिटिव आना शो करता है कि 11 to 12 सेकेंड्स आपका ब्लड कोगुलेशन का टाइम होता है, ठीक है। लेकिन मतलब लिवर जो होता है अपना रिवर्स कैपेसिटी मतलब उसकी खत्म हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट 80% जब उसमें डैमेज आता है ना, तब ये पीटी जो है वो पॉजिटिव आना स्टार्ट होता है, ठीक है। विटामिन के डेफिशिएंसी आल्सो कॉज द प्रोलॉन्ग पीटी। विटामिन के क्यों, वाई, कोगुलेशन फैक्टर। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी में क्या होगा, कोगुलेशन जो होगा वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो इनटेक ऑफ विटामिन के डज नॉट अफेक्ट द पीटी इन द लिवर डिजीज। तो अगर लिवर डिजीज की कोई कंडीशन है कि पेशेंट को लिवर डिजीज है, तो उस कंडीशन में विटामिन के का आप कितना भी सप्लीमेंट ले लो, बट आपका जो पीटी है वो क्या होगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो पीटी किसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है आपका, वहां पे लिवर डैमेज की वजह से। अल्फा फीटोप्रोटीन इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ट्यूमर मार्कर में भी पढ़ोगे। ये क्या होता है, वन ऑफ द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इन द फोटल लाइफ। एक्यूट हेपेटिक इंजरी में एएफपी का लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। About 10% patient with the viral hepatitis have increased the AFP level and fibrosis post chronic liver disease AFP का उस कंडीशन में भी फिब्रोसिस की कंडीशन, लिवर फिब्रोसिस कंडीशन जो होती है ना, उसके बाद सिरोसिस ऑफ लिवर की बात करते हैं अपन, उस कंडीशन के अंदर भी AFP का लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि AFP क्या है आपका, ट्यूमर मार्कर। कार्सिनोमा जो होता है ना, लिवर कार्सिनोमा, उस कंडीशन के अंदर किसका लेवल इंक्रीज होता है, AFP का। Used to the screen and diagnose to the SCC and the hepatoblastoma। मतलब हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा और हेपेटोब्लास्टोमा की कंडीशन के अंदर आप क्या टेस्ट करवाते हो, अल्फा फीटोप्रोटीन AFP। Test based on the serum enzymes. The enzyme used is the assessment of the hepatobiliary disease may be divided into two groups. Those indicate the hepatocellular damage and indicate the obstruction. Alanine aminotransferase ALT, SGPT भी इसका अदर नेम जो है, सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट ट्रांसअमाइनेज। ALT इज द साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 10 to 35 यूनिट पर लीटर होती है। एंड AST और ALT की यहाँ पे बात करते हैं ना, तो AST SGOT होता है एंड ALT क्या होता है आपका, SGPT। कुछ एक स्टडीज में अभी ये भी शो हुआ है कि अगर मतलब ALT आपके लिवर के लिए इतना ज्यादा स्पेसिफिक मार्कर होता है कि अगर आप अर्ली उसमें भी ALT का टेस्ट करवाते हो, और अगर ALT का लेवल अगर आपका 19-20 से अगर हाई आ रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में आपको लिवर डिजीज होने के चांसेस भी हैं। ये अभी थोड़े टाइम पहले अपने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी बताया था कि रिसेंट स्टडीज में क्या पता चला है कि ALT लिवर के लिए इतना स्पेसिफिक मार्कर है कि अगर आप उसको करवाते हो, और अगर आपका नॉर्मल रेंज में भी 19 से अगर ज्यादा आता है ना ALT, तो वो बताता है, इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में आपको लिवर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो AST के कंपैरिजन में ALT जो है वो लिवर के लिए स्पेसिफिक मार्कर होता है, ठीक है, लिवर डिजीज में बढ़ जाता है। द टेस्ट इज द प्राइमरी यूज टू द डायग्नोसिस ऑफ द लिवर डिजीज।
to the monitoring of the course treatment of the hepatitis, active post necrotic cirrhosis and the effect of the drug therapy. तो AST जो अपन टेस्ट करवाते हैं, ALT जो अपन टेस्ट करवाते हैं, आगे फर्दर आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो देखने के लिए भी कि प्रोग्नोसिस उसका डिजीज का सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. मोर स्पेसिफिक लिवर एंजाइम होता है ये एज कंपेयर टू AST. हाई सीरम लेवल्स इन द एक्यूट हेपेटाइटिस. तो एक्यूट हेपेटाइटिस की कंडीशन में इसका जो लेवल है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. ये जो वैल्यूज यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि कितना कितना सीरम के अंदर इसका लेवल इंक्रीज होने लग जाता है. एक्यूट हेपेटाइटिस की कंडीशन के अंदर 300 to 1000 यूनिट पर लीटर. मॉडरेट एलिवेशन होता है इसका एल्कोहलिक हेपेटाइटिस की कंडीशन में, एंड माइनर एलिवेशन होता है इसका सिरोसिस एंड द क्रॉनिक हेपेटाइटिस की कंडीशन में. AST की बात करते हैं, SGOT भी जिसको अपन बोलते हैं. AST इज फाउंड इन द बोथ साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया. तो ALT तो आपका लिवर स्पेसिफिक एंजाइम हो जाता है ASGPT, और AST क्या होता है आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केसेस में भी AST का लेवल बढ़ता है. ठीक है, तो इसलिए अपन इसको AST को उसके कंपेयर में स्पेसिफिक नहीं मानते हैं. इट इज द लेस स्पेसिफिक फॉर द लिवर डिजीज. और किसके लिए स्पेसिफिक होता है ये, और किस कंडीशन में बढ़ जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केसेस में. इट इज मे बी एलिवेटेड द अदर कंडीशन सच एज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड द मसल डिजीज. नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी 8 to 20 यूनिट पर लीटर होती है. मार्कर ऑफ द हेपेटोसेल्युलर डैमेज एंड हाई सीरम लेवल्स आर ऑब्जर्व इन द क्रॉनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड द लिवर कैंसर. लिवर कैंसर के केसेस में भी इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है. अल्कलाइन फॉस्फेट, मिनरल्स पढ़े आप लोगों ने. कैल्शियम, कैल्शियम के अंदर आपने अल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में भी बताया होगा आपको. नॉन स्पेसिफिक लिवर डिजीज मार्कर है ये, प्रोड्यूस बाय द बोन ऑस्टियोब्लास्ट फॉर द बोन कैल्सिफिकेशन, प्रेजेंट ऑन द हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन. नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी 40 to 125 यूनिट पर लीटर. मॉडरेट एलिवेशन इसका होता है वो हेपेटाइटिस की कंडीशन में, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में. और हाई लेवल जो होता है इसका बोन डिजीज के अंदर भी मिल सकता है. रिकेट्स वगैरह, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोब्लास्टोमा, इन सब कंडीशंस के अंदर भी ALKP का लेवल जो है वो क्या है, रेज देखने को मिल सकता है. 6 आइसोएंजाइम्स होते हैं ALP के, इनहिबिटेड बाय द फिनाइलएलेनिन इज द मोस्ट प्लेसेंटल ओरिजिन. इट इज फाउंड इन द ब्लड इज द नॉर्मल प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में ये नॉर्मली ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ALKP का लेवल रेज हो सकता है. GGT, membrane bound glycoprotein which is catalyzed by the transfer of the gamma glutamyl group to the other peptide and the amino acids. GGT is used by the body to synthesize the glutathione tripeptide, and this is a microsomal enzyme widely distributed in the body tissue including the liver. Very useful in diagnosis of the obstructive jaundice. इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 10 to 30 यूनिट पर लीटर. मॉडरेट एलिवेशन होता है इसका इफेक्टिव हेपेटाइटिस एंड द प्रोस्टेट कैंसर. And GGTs increase in the alcoholics despite the normal liver function test. मेटाबॉलिक कैपेसिटी की अगर बात करें, मेटाबॉलिक कैपेसिटी के बेसिस पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं आपका, गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट एंड एंटीपायरिन क्लियरेंस टेस्ट. डिटॉक्सिफिकेशन के बेसिस पे आपका हिप्यूरिक एसिड टेस्ट होता है. ठीक है, और स्पेशल टेस्ट इसके लिए कौन कौन से होते हैं, ब्लड अमोनिया की बात हो गई, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, सेरुलोप्लाज्मिन एंड द ferritin. Immunological test for the liver disease. IgG levels increase in the chronic hepatitis. IgM shows the marker of the increase in the primary biliary cirrhosis and the moderate increase in the viral hepatitis and the cirrhosis of liver. IgA is increase in the alcoholic cirrhosis and the primary biliary cirrhosis. Liver regeneration. आप लोगों को पता है लिवर को रीजनरेट करने की भी उसके अंदर कैपेसिटी होती है. अबाउट 90% ऑफ लिवर कैन बी रिमूव एंड स्टिल द रिमेनिंग लिवर सेल्स डिवाइडेड, रिप्लेसिंग बाय द लॉस ऑफ द विद इन द वीक्स. लिपोसाइट्स इन द लिवर स्टोर विटामिन ए एंड द अदर रेटिनॉल्स. हेपेटोसाइट्स व्हेन डैमेज द रिलीज प्रोटीन व्हिच कॉज द लिपोसाइट्स टू बी ट्रांसफर्ड इन द मायोफाइब्रोसिस लाइक द सेल.
सो लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर आप लोगों को इसके मेनली क्या क्या, इसके जितने भी फंक्शंस हैं उनके बेसिस पे इसके कौन कौन से टेस्ट हैं, और आपको जो इसमें मेनली पढ़ना है वो आपको इसके एंजाइम के बेसिस पे जितने भी टेस्ट है ना वो सब अच्छे से पता होने चाहिए। बिलिरुबिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे फॉर्मेशन होता है, किस किस कंडीशन के अंदर आपका कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होता है, ठीक है, और उसके अलावा वॉन डेर वाल्स रिएक्शन वो अच्छे से पता होनी चाहिए आपको ना।